नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपी डबल एस सी पेट एग्जाम की तैयारी देखिए आपको हमारे चैनल पर लगातार कराई जा रही है। आप लोग को लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और ये ऑडियो लेक्चर जो कि बात कर रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर दी जा रही है। तो हर मोड में आप लोग को तैयारी कराई जाएगी। उससे पहले यहाँ पर बता दें दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए हमारे चैनल पर देखिए यूपी डबल एस सी पेट की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जो कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर है जिसकी फ़ीस मात्र 499 रुपये है और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे छात्रों ने आप लोगों ने एडमिशन लिया है। आप अपना फीडबैक भी बता सकते हैं जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग को यहाँ पर देखिए कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जिसके साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टी डेमो क्लास हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डेली 5 घंटे क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। PDF मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट नोट्स मिलेगा, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। मात्र 499 में, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। इसके लिए आप लोग को हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसी लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्योंकि हमारा एक और एप्लीकेशन था पहला वाला, वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो प्ले स्टोर पर अभी आपको सर्च में दिखेगा। तो आपको जो हमने लिंक दिया है उसी लिंक से प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज के धमाकेदार महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला अकॉर्डिंग टू पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी छात्रों के सामने है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भाई किसानों की सहायता के लिए मध्यकालीन शासक कौन था जिसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो बहुत सारी वीडियोस देखिए हमने आपको पहले बताए हैं, पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा अगर हमारे आप रेगुलर स्टूडेंट है। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी इसका करेक्ट आंसर होगा। पट्टा एवं कबूलियत। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, नगद वेतन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका सही जवाब आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, शेर शाह सूरी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है धमाकेदार प्रश्न। देखा जाए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो दोस्तों ठगी प्रथा देखा जाए तो ब्रिटिश शासन में देखा जाए तो प्रचलित थी, और 1830 के इधर देखा जाए समय है तो ठगों को दमन करने में कर्नल स्लीमैन ने सफलता प्राप्त किया था। तो कर्नल स्लीमैन को ठगी प्रथा का दमन करने के लिए जाना जाता है, श्रेय दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है सर थॉमस मुनरो। प्रश्न है दोस्तों, सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो आप लोग का जो सिलेबस है ब्रिटिश शासन, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो थॉमस मुनरो की दोस्तों बात करते हैं तो रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी आपका ये बम्बई और मद्रास की बात करते हैं थॉमस मुनरो, ठीक है, रैयतवाड़ी। अगर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त आता है तो आपको क्या लगाना है? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और महालवाड़ी जो बंदोबस्त था ये हॉल्ट मैकेंजी से जुड़ा हुआ था 1822 में, और यूपी, पंजाब, MP में ये देखिए लागू किया गया था। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उससे महत्वपूर्ण। रैयतवाड़ी की बात करते हैं थॉमस मुनरो, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक, तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किस सुल्तान ने तुर्कानी चिहलगानी का दमन किया? तो देखिए दोस्तों 40 दल, 40 सरदारों का दल, और इसका जो गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, ये उसका दिमाग था, और उसने दिल्ली को, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है कि अपनी राजधानी यहाँ बनाया, ठीक है। तो कार्यभार संभाला। तो इसके जो 40 दलों का जो सरदार था जिसके दमन करने का श्रेय जाता है बलबन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड ये जो प्लेस है गोरखपुर में है, और जब स्वतंत्रता मूवमेंट चल रहा था तो उस समय क्या था कि 5 फरवरी, कब भाई? 5 फेब 1922 को ये घटना घटित होती है, जिसमें कि क्रांतिकारी क्या करते हैं? पुलिस चौकी में आग लगा देते हैं चौरी चौरा नामक स्थल पर, जिसमें 23 लोगों की जलकर हत्या, मतलब मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है।
और इस घटना से गांधी जी बहुत क्षुब्ध होते हैं और ये अपना असहयोग आंदोलन जो कि 1920 को ये स्टार्ट करते हैं। 12 फरवरी 1922 को ये क्या करते हैं, आंदोलन को वापस लेते हैं। तो 5 फरवरी को घटना घटती है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के साथ मतभेद के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी भाई? तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन आपके सिलेबस में है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में देखा जाए जो त्रिपुरी अधिवेशन था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया जी गांधी जी के द्वारा समर्थित थे, उनको हरा कर इन्होंने क्या किया था, अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, इन्होंने इसका गठन किया 1939 में। ठीक है, चलिए स्वराज पार्टी आप CR दास और इनकी बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी की बात करते हैं। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो दोस्तों वंदे मातरम जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन। और दोस्तों आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन जो करता है और इसके कारण 1911 तक में फिर एकीकरण किया जाता है। इस दौरान स्वदेशी आंदोलन होता है और ये राष्ट्रीय शीर्षक गीत बनता है वंदे मातरम। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मोड में भी आपको क्लासेस दी जाएंगी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके जो विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पर अगर आपको नए हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ऐसे उपयोगी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाई कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है और गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था प्रथम महाविश्व युद्ध का शुरू होना, जो कि 1914 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन आपसे कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनेंगे। जो भी संस्थापक संस्थाएं हैं और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं दोस्तों, भारत सेवक मंडल जिसका हिंदी में जिसको कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इन्होंने 1905 में कब किया था भाई? 1905 में और पूना उसमें पूना था, तो 1905 में पूना। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है और ये उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, ज्योग्राफी सेक्शन से प्रश्न है भाई। तो देखो भाई जो उच्चतम लवणता पाई जाती है इनमें से कौन सा सागर है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है वान झील का टर्की है भाई, टर्की का वान झील है, इसके बाद मृत सागर आता है। ठीक है, टर्की की बात करते हैं तो करीब 330 प्रति हज़ार देखा जाए, वहाँ पर भी 240 मृत सागर है। तो सबसे ज़्यादा लवणता आपकी यहाँ पर पाई जाएगी वान झील टर्की में। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी PDFs होगी आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, जो इतनी भी वीडियो जो आपकी दिख रही हैं फ्री वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पर 5000 GK GS की महत्वपूर्ण PDF जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, टॉपिक्स सब कुछ कंपाइल करके दिया गया है। ये 5000 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और पेट के 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो हमारे दिए गए लिंक से ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कौन सा है कि यमुना की सहायक नदी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए नहीं है। तो देखो भाई जो इनमें से नहीं है, देखिए रामगंगा है, ये गंगा की सहायक नदी है, जबकि बेतवा, चंबल, केन ये सब क्या है, यमुना की सहायक नदी है। तो प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर भाई? तो देखो भाई अब्रक का जो सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, जी हाँ, हमारे देश भारत में पाया जाता है। ठीक है, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए डियो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? तो देखो भाई जितने भी सागर होते हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, धाराएं होंगी, करंट्स होंगे, गर्म धारा, ठंडी धारा, और डियो गार्सिया दोस्तों जो जगह पर स्थित है वह है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाणसागर परियोजना कहाँ पर स्थित है भाई? तो देखो बाणसागर जो परियोजना है, भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजना नदियाँ हैं इनसे संबंधित बहुउद्देशीय परियोजना प्रश्न बनेगा। और बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। और सोन नदी की दोस्तों ये बात करते हैं तो ये आपका यूपी प्लस MP प्लस किसकी है ना यार, इनकी क्या है, संयुक्त परियोजना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है बाणसागर। 16वां प्रश्न देखिए, संविधान से प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? तो दोस्तों शक्तियों का विभाजन और केंद्र राज्य विधायी संबंध की बात करते हैं। हमारा देश क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ डिवाइड है ना।
तो ये आपके किस में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, भाग 11 में। यहाँ पर जो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? भाग 11 में होगा। ठीक है, तो सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा? भाग 11। चले आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी छात्रों के सामने यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी आर्टिकल 75(1) है। और ये ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और करते कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से भी बनता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 75(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि अगर उप प्रधानमंत्री की बात आती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात आती है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो संविधान में किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं कि एक राज्य में कई मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, कई उप मुख्यमंत्री। एक तो उप मुख्यमंत्री है, चलो ठीक है, उसके साथ ही साथ इतनी महत्वाकांक्षा होती है कि चलो भाई इनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं कहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो वीपी सिंह जी है ना, वीपी सिंह जी ये कभी उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे 1989-90 में। जबकि मोरारजी देसाई जी की बात करते हैं, देवीलाल जी की, और लालकृष्ण आडवाणी जी ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बोलने में त्रुटि हुई है, माफ़ करिएगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो भाई राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, देखो दोस्तों राज्यसभा की कुल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 है। वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 हो सकती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 12 सदस्य, ठीक है, 12 सदस्यों का कला, विज्ञान, खेल क्षेत्र, इस सब में इनका मनोनयन किया जाता है। और यह आयरलैंड के संविधान से, यह जो मनोनयन है आयरिश संविधान से प्रेरित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि संसद की समिति कार्यवाही, संसद ये आपके सिलेबस में है। तो सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है दोस्तों इस समय 5 करोड़ रुपए है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फटाफट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का खाद्यान्न सबसे बड़ा उत्पादक है? जी हाँ दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो खरीफ फसलें होती हैं जिसमें हम बात